चलिए दोस्त, मैं हरिश्चंद्र यादव फिर से आपको अपने चैनल रसायन गंगा में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान के दूसरे भाग, जिसको हम कार्बन रसायन कहते हैं। तो चर्चा करेंगे हम कार्बन रसायन की। और जैसा कि ये है, मान के चलिए कार्बन रसायन की शुरुआत है। यहीं से हम लोग कार्बन के बारे में, उसके यौगिकों के बारे में, उसके नामकरण के बारे में, जो यौगिक तैयार होते हैं उससे, ये सारी चीज़ें यहीं से हम पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन चलते एक छोटा सा परिचय पहले देखें क्या होता है कार्बन रसायन। चलिए देखते हैं। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन जो होता है यह रसायन का एक भाग है। जैसे मुख्यतः तो हम यही मानते हैं कार्बनिक अकार्बनिक। तो कार्बनिक हम देखेंगे, कार्बनिक में बेसिकली अध्ययन किया जाता है ऐसे यौगिकों का जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा हो। जिन यौगिकों में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है ऐसे यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे हम बात कर लें मीथेन की, CH4 हो गया जिसको हम मीथेन कहते हैं। एल्कोहल हो गया, C2H5OH कहते हैं, यह एल्कोहल है। बेंजीन हो गया, इन सभी में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, इसीलिए इनको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। लेकिन अब ये बात रही कि आखिरकार कार्बनिक यौगिक में कार्बन को ही इतना महत्व क्यों दिया गया है, पहले ये जान लेना जरूरी है। तो हम चलते हैं इस कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन के अंदर जो एक रसायन विज्ञान का जन्म देती है। वो प्रॉपर्टी हम शुरुआत करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। और किसी भी तत्व का हम विन्यास यदि करते हैं तो उसकी लगभग प्रॉपर्टियाँ वहीं से क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। कार्बन की बात करें तो कार्बन का नंबर होता है 6। और जब विन्यास करेंगे तो एक तरीका तो ये है 1s2, 2s2, 2p2, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है 2 और 4। तो ये भी जानिए, किसी भी तत्व के जो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन है ये है 4, और यहाँ पर भी ये 4 दिया गया। बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हीं के बदौलत कह सकते हैं नए तत्व उससे जुड़ते हैं। संयोग करने की क्षमता वहीं पाई जाती है। अगर हम बात करें संयोजकता क्या है, बैलेंसी, तो बैलेंसी का मतलब ही है कॉम्बिनेशन पावर ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट की संयोजन जो क्षमता होती है वह बैलेंसी कहलाती है। और क्षमता की उत्पत्ति किसी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर होती है। यहाँ पर कार्बन के बाहरी कोश में कुल 4 इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इसकी बैलेंसी भी 4 हो जाएगी। और बैलेंसी जब 4 हो जाएगी तो इसकी संयोजन क्षमता भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अष्टक में बताया जाता है 8 इलेक्ट्रॉन। जब किसी तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो रासायनिक रूप से वह निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ पर यह निष्क्रिय नहीं है बल्कि बहुत सक्रिय है। और जानना भी जरूरी है, जब कोई तत्व सक्रिय हो जाता है, रासायनिक रूप से सक्रिय हो जाता है, तो वह नए तत्वों को जोड़ करके बड़े यौगिक के निर्माण करने में हेल्प करता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें कार्बन पर लागू होती हैं। एक प्रॉपर्टीज हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं, चैनिंग प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं श्रृंखला बनाने का गुण। वो श्रृंखला बनाने का गुण कार्बन का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कार्बनिक रसायन विज्ञान में कार्बन के ही यौगिक हैं। तो कार्बनिक यौगिक इसलिए हैं क्योंकि कार्बन की संयोजन क्षमता सबसे अच्छी पाई जाती है
और वो अपने चारों ओर जैसे हमें स्ट्रक्चर बनाए कार्बन, इसी प्रकार से यह बहुत सारे एलिमेंटों को जोड़ सकती है। जैसे यहाँ पर कार्बन जुड़ जाए, हो सकता है इससे कोई बेंजीन जुड़ जाए, ये हो गया। यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन जुड़ सकता है, हाइड्रोजन जुड़ सकता है, हाइड्रोजन जुड़ सकता है। कहने का मतलब इसकी वैलेंसी 4 है और ये अपने चारों एंगल से नए नए एलिमेंटों को या कार्बन को ही जोड़ता है और उच्च अणुभार का कंपाउंड बना देता है। अगर उच्च अणुभार का कंपाउंड बनेगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा, तो हम कह सकते हैं इसमें एक अच्छी चैनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, श्रृंखलन का गुण अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर के बात करें, कार्बन की संयोजकता ही तय करती है कार्बन के श्रृंखलन के गुण को। और बात करें कार्बन में, जानते हैं हम इसके अपरूपता की बात करें। अच्छा, हम कार्बन को बार बार क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन ही सब कुछ है, उसी के आधार पर नए यौगिक बनेंगे। तो थोड़ा सा कार्बन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, कैसे वह अणुभार को बढ़ाता है नए नए तत्वों को जोड़ करके। ये सब हमने बता ही दिया, किसकी संयोजन क्षमता के कारण होता है, बैलेंसी के कारण होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगर हम बात करें इसके प्रदर्शन की, तो कार्बन की संयोजकता को हम प्रदर्शित ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये भी हो जाता है, और एक तरीका यह भी हो जाता है, और एक तरीका यह भी हो जाता है। मतलब हम इतने प्रकारों से कार्बनिक यौगिक बनाने में इनका प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर कहीं कहीं कंडीशन तो ऐसे भी आ जाते हैं इस प्रकार से, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को कहीं डोनेट करके बॉन्ड बना रहा है, वो बात की है। लेकिन 90% कंपाउंडों में ये पाया गया है कि कार्बन इन्हीं 4 प्रकार के संयोजकताओं का इन्हीं प्ररूपों में, इन्हीं टाइपों में जुड़ करके बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, इसके अगर देखा जाए, ये जो बांड लगे हुए हैं, ये भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, चारों तरफ अगर सिंगल बांड लगे हुए हैं तो 4 सिग्मा तैयार हो गए। अगर यहाँ पर 2 जगह डबल बांड है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 पाई पाया गया और 2 सिग्मा पाया गया। फिर आगे बात करें, यहाँ पर ट्रिपल बांड है, इसलिए यहाँ पर 2 पाई और 1 सिग्मा, और यहाँ 1 सिग्मा। यहाँ पर 1 पाई पाया गया, 1 सिग्मा भी माना जाएगा, 1 सिग्मा ये। फिर इसी में एक नई चीज़ आती है जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन हम कहें कि वो निर्भर होता है सिग्मा बांडों पर। चलिए एक बात लगे हाथ में भी क्लियर कर दें, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे पाया जाएगा। हमने कहा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिग्मा बांड पर। पाई बांड भी है तो उसमें भी 1 सिग्मा बांड छिपा हुआ है। हमने दिखाया ये ट्रिपल बांड है, ट्रिपल बांड में 2 पाई है और 1 ये सिग्मा बांड है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 पाई है, 2 सिग्मा है। यहाँ पर कहीं पर भी डबल बांड नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यह 4 सिग्मा से व्यवस्थित है। संकरण की बात करें तो यहाँ पर जो संकरण होगा वो sp3 हो जाएगा। कैसे होता है कि जब संख्याएं 4 होती हैं तो संकरण sp3 होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बांड। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बांड 3 है तो संकरण हो जाएगा sp2, और नंबर ऑफ सिग्मा बांड अगर 2 है तो संकरण पाया जाएगा sp। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 2 सिग्मा बांड आपको दिखाई दे रहे हैं। जब 2 सिग्मा बांड दिखाई दिए तो यहाँ पर जो पाया जाएगा संकरण वो हो जाएगा sp संकरण। हमने लिखा है 2 सिग्मा पर sp। अच्छा, फिर यहाँ भी 2 सिग्मा पाए गए हैं तो इसको भी कह सकते हैं यहाँ पर sp पाया जाएगा। आगे चलते हैं चौथे प्रकार में। यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3
सिग्मा की संख्या 3 पाई गई, तो यहाँ पर जो होगा sp2 हो जाएगा। sp3 संकरण, sp संकरण, sp संकरण और sp2 संकरण। मतलब यदि इस प्रकार से किसी यौगिक में यह संरचना दिखाई देती हो तो हम संकरण का ज्ञान इसी प्रकार से कर सकते हैं। चलते हैं कुछ एग्जाम्पलों पर, उन एग्जाम्पलों में हम पहचान करवाते हैं कैसे हम संकरण की पहचान करेंगे। जैसे दिया जाए CH2 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, यह CH2 और सिंगल बॉन्ड ये हो गया CH3। कहा जाए प्रत्येक कार्बन पर संकरण बताइए। बहुत आसान सा है, इसे करना चाहे तो ओपन भी कर सकते हैं। C डबल बॉन्ड C, ये बहुत सरलता इसको बता रहे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर है, सब जगह पर ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर आपको सिग्मा बॉन्ड आपको पहले चेक करना है। इस कार्बन पर अगर हम देखें सिग्मा बॉन्ड कैसे कर पाएंगे, गिन पाएंगे। पहले वाले पर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1, 2 और 3, और जब 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं तो ये हो जाएगा sp2 संकरण। यहाँ पर बात करें एक सिग्मा इधर से होगा, एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, तो संकरण जो हो जाएगा sp2 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये कुल मिला करके हो गए सिग्मा की संख्या 4, तो पाया जाएगा sp3 संकरण। वही स्थिति यहाँ बनती है, 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो संकरण पाया जाएगा sp3 संकरण। तो इसी प्रकार से यदि आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाए और कहा जाए उसमें आप संकरण की स्थिति बताइए, कार्बन पर कौन सा संकरण पाया जा रहा है, sp3 है, sp2 है या sp है, या किस प्रकार का संकरण पाया गया है। एक एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, जैसे दिया जाए CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 और ये सिंगल बॉन्ड CH3, ये दे दिया जाए और कहा जाए प्रत्येक कार्बन पर संकरण की स्थिति बताइए। तो प्रत्येक कार्बन पर हम संकरण की स्थिति कैसे जान पाएंगे। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर C है और दोनों तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर C है, H है और यह H दिया गया। यहाँ तीनों जगह पर हाइड्रोजन दिया गया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या कुल 4 है और जब 4 हो जाएगा तो यह संकरण हो जाएगा sp3। यहाँ पर सिग्मा 1, 2 और ये 3, ऐसी स्थिति में यहाँ पर sp2। यहाँ पर देख रहे हैं 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ पर हो जाएगा sp3 और इसी प्रकार से यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4, तो संकरण पाया जाएगा sp3। तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी कार्बनिक कंपाउंड दे दिया जाए तो आप संकरण को नहीं बता पाएंगे। यदि ऐसी कोई बात हो तो आप कमेंट करिएगा। आपको ना समझ में आए कि हाँ हम संकरण नहीं निकाल पाए तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि तरीका यही है, सबसे इजी तरीका है ये ज्ञात करने का। यदि यहाँ कठिनाई होती है तो आप उस फार्मूले को ओपन कर लेना, और जब फार्मूले को ओपन कर लेंगे, यानी कि ओपन स्ट्रक्चर कर लेंगे, तो आपको सारे सिग्मा बिल्कुल सितारे जैसे दिखाई देंगे। आराम से आप वहाँ पर प्रत्येक सिग्मा बॉन्डों का काउंटिंग कर सकते हैं और काउंटिंग करके इसका स्ट्रक्चर क्या कहते हैं नाम संकरण बता सकते हैं, कौन सा संकरण इसमें पाया जाएगा। तो फिर आगे चलें। एक इसमें टॉपिक और बचती है कि कार्बन स्ट्रक्चर क्या देता है। तो कार्बन का एक प्रमुख कंपाउंड है जिसका नाम है मेथेन। सबसे पहला कंपाउंड है ये। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का पहला यौगिक हम कह सकते हैं मेथेन होता है, CH4। CH4 के बारे में थोड़ा सा जान लो। इसको मेथेन कहते हैं।
इसको मार्स गैस भी कहते हैं। दलदल में पाए जाने के कारण इसे दलदली गैस भी कहते हैं। बहुत सारे नामों से जानते हैं ये। जीवाश्मीय गैस भी है ये। हम इसी मीथेन की संरचना बताएंगे और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि मीथेन के जो 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं या कार्बन के जो 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनके बीच कोण की क्या स्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। वैसे ये बताया जाता है मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, जिसको हम बोलते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय संरचना। चलिए देख लेते हैं चतुष्फलकीय संरचना होती क्या है। कार्बन सेंटर में होगा, कार्बन को हम सेंटर में रख देते हैं। इसके 4 बॉन्ड कुछ इसी प्रकार से, 2 ऐसे होंगे, एक ऐसे होगा और एक इस प्रकार से होगा। यानी एक जो है हमसे दूर जाएगा। हमसे दूर जाने का मतलब मेरे देखने में दूर लगेगा, जिसको हम एक डॉट डैश लाइन से इसको हम दिखा देते हैं। और एक ऐसा होगा जिधर से हम देखेंगे, ये थोड़ा डार्क बना देते हैं, मतलब ये गाढ़ा होगा। और प्रत्येक पर हम चाहें तो हाइड्रोजन रख दें। तो ये स्ट्रक्चर जो है, एक अभी और स्ट्रक्चर बना देंगे। ये तो केवल हम ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इनकी संरचना पाई जाती है मीथेन की। इनके बीच का जो कोण होता है 109°28' का, यानी कि 2 संयोजकताओं के बीच का कोण 109°28' होता है। संरचनाएं तो कुछ ऐसे ही बनती हैं। अगर बनाना चाहें, ये हो गया इस प्रकार से, और ये यहाँ जोड़ देंगे इसको, ये हो गया। और यहाँ का जो कोण है 109°28', प्रत्येक जगह का जो कोण बनेगा 109°28' का बनेगा। तो कार्बन के बारे में अभी और भी कुछ है, लेकिन यह है कि जो मूलभूत चीज़ें रहीं कार्बन से जुड़ी हुई वो यही सब रही। क्योंकि जब आप कार्बन के बारे में अच्छे जान जाएंगे तो कार्बन के बाद आता है नॉमेनक्लेचर, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बच्चे इसकी लगातार मांग भी करते हैं। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि बगैर इसके आप किसी कार्बनिक यौगिक के बारे में जान भी नहीं सकते हैं। इसलिए ये छोटी सी भूमिका रही जो हम कार्बन के बारे में जानें। थोड़ा संरचनाओं के बारे में बता दें, संरचनाएं कैसे बनाती हैं। देखिए, संरचनाएं ओपन भी होती हैं, क्लोज भी होती हैं। मतलब कार्बन के अंदर यह प्रॉपर्टी पाई जाती है, कार्बन क्लोज श्रृंखला बनाने के लिए भी उपयुक्त है। जैसे इस प्रकार से कार्बन हुआ, यहाँ कार्बन हुआ, यहाँ कार्बन हुआ, यहाँ कार्बन हुआ, यहाँ कार्बन हुआ। ये यहाँ पर देख रहे हैं ये कार्बन का क्लोज फॉर्म है। क्लोज फॉर्म देगा तो उस यौगिक का नाम कुछ और आएगा। कार्बन इस प्रकार से भी बना सकता है। ये देख रहे हैं प्रत्येक जहाँ जहाँ पर आपको कोने दिखाई दे रहे हैं, छोर दिखाई दे रहे हैं, वह जो है कार्बन वहाँ पर उसकी उपस्थिति रहेगी। प्रत्येक जगह पर कार्बन। आगे जब पढ़ेंगे तो इसका नाम भी बताना रहेगा, इसका नाम क्या होगा। लेकिन चूंकि अभी हम एक भूमिका के दायरे में चल रहे हैं कि पहले कार्बन के बारे में अच्छे जान लें, फिर कार्बनिक यौगिक का सूत्र बताएंगे, सूत्र के बाद उसका नाम भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसी कार्बनिक यौगिकों में एक टॉपिक आती है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। हाइड्रोकार्बन बिल्कुल नाम से स्पष्ट है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन,
और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन मुख्य रूप से पाए जाते हों, हाइड्रोजन तथा कार्बन मुख्य रूप से पाए जाते हों, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे अभी एग्जाम्पल में आपने देखा था CH4, जिसको मीथेन कहे थे, C2H6 बोल दें, C4H10 बोल दें, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो शुरुआत में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको दो वर्गों में बांटा गया। वो कौन कौन से वर्ग हैं इसे देखेंगे। एक है आपका सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। जिसको हम संतृप्त कहते हैं और दूसरे का नाम है असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से दो पार्ट हो गए, इसको हम A से और इसे हम B से कर सकते हैं। अभी केवल हम हाइड्रोकार्बन बारे में देखेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, एल्केन आता है और इसमें दो हिस्से बंट जाते हैं, एक है एल्कीन का और एक है एल्काइन का। दो इसके सब क्लास हो जाते हैं, जिसको हम फर्स्ट और इसे हम सेकंड बोल सकते हैं। और सैचुरेटेड में केवल एक ही होता है जिसे हम एल्केन कहते हैं। अच्छा, अब हम धीरे धीरे IUPAC की तरफ बढ़ेंगे, इसके नामकरण की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अब ये है कि हाइड्रोकार्बन के पहले इन दोनों वर्गों को जानना जरूरी है। एल्केन क्या होता है? एल्केन में, अच्छा अभी इसके पहले हमने ये जरा फॉर्म को ध्यान देंगे। कार्बन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कार्बन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और कार्बन को इस फॉर्म में भी, और कार्बन को इस फॉर्म में भी। ये चार फॉर्म हैं, इन चारों फॉर्मों को ध्यान में रखेंगे। जब कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाए, ये बातें हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में सब जगह पर सिंगल बॉन्ड पाया जाए और उसकी चारों वैलेंसियाँ बैलेंस्ड हों, मतलब हाइड्रोजन से बैलेंस कर दिया जाए तभी तो हाइड्रोकार्बन होगा। क्योंकि शुरू में देखा हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता हो। तो एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सब जगह पर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा और एक फार्मूला होता है, वह फार्मूला है CnH2n+2। CnH2n+2 का मतलब क्या है? यहाँ पर जो n देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। जैसे अगर कार्बन की संख्या हमने 1 2 3 ले लिया है तो 3 दूनी 6 और 2 ये 8 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो 3 इधर से हो गया, 3 2 5 5 3 8। इस फार्मूले पर जो व्यवस्थित हो वह एल्केन कहलाएगा। अथवा कह सकते हैं जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, एकल बंधन पाया जाता हो, तो वह हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एल्कीन, एल्कीन में जब कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध। अच्छा एक बात और, हमने यहाँ बताया था कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हो, ठीक है, सब जगह पर सिंगल बॉन्ड पाए जाते हो। तो अब आप यहाँ कहोगे क्या सब जगह पर डबल बॉन्ड पाए जाए? तो नहीं, सब जगह पर नहीं, केवल एक जगह डबल बॉन्ड पाया जाता हो और सब जगह पर सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो। कन्फर्म हो जाइए, केवल एक जगह पर डबल बॉन्ड पाया जाए और प्रत्येक जगहों पर सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो यह एल्कीन कहलाएंगे। और जो बैलेंसियाँ उनकी होंगी वो कार्बन से अथवा हाइड्रोजन से बैलेंस होंगी। यहाँ देख रहे हैं एक, इसका बैलेंस हो गया क्योंकि 2 इधर है ये,
और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेगा। एक फार्मूला है कार्बन का जब दोगुना हाइड्रोजन आ जाए, जैसे इसमें C3 था और H6 था, देख रहे हैं 2, अच्छा हमने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जोड़ दिया। C3H6 है 2 1 3 और 3 ये 6, कुल मिलाकर के 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। फार्मूला बन गया CnH2n। अभी हम नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि नाम बताने के लिए कुछ बातों को और जानना होगा। जैसे इसका नाम प्रोपीन है, इसका नाम प्रोपेन है। अब बात फिर वही आएगी, प्रोप आपने क्यों कहा, इन क्यों कहा, तो बहुत सारी बातें हैं। ये भी इसका बेसिक हिस्सा है, इसको आप जानिए पहले। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन कब कहा जाता है, बाकी सब चुटकियों में समझ जाएंगे, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, सबकी बैलेंस बैलेंस है। फिर बात आती है एल्काइन की। एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में, सब जगह पर नहीं, इस बात को ध्यान देना है, केवल एक जगह पर पाया जाए ट्रिपल बॉन्ड तो कहलाएगा एल्काइन। यहाँ पर देखिए 3 बॉन्ड लगा हुआ है, एक ही फ्री था, एक पर हमने हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 और 1, देखिए ये वाला मैटर आ गया, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये तो कहने का मतलब ये पूर्ण है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी हाइड्रोजन को रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी ये कंप्लीट नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तीनों जगह पर हमने हाइड्रोजन कर दिया और इस वाले कार्बन से इसकी बैलेंसी पूरी हो जाती है। तो ये एल्काइन कहलाते हैं। इनका फार्मूला CnH2n-2 होता है, यानी कार्बन के दोगुना हाइड्रोजन और उसमें से भी 2 कम। कैसे? जैसे कार्बन की संख्या यहाँ 3 है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, उस 6 हाइड्रोजन में से 2 और कम कर दीजिए तो आ जाएगा आपका C3H4, 1 2 3 कार्बन और 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गए। तो ये सारी बातें रही जो हाइड्रोकार्बन से जुड़ी रही, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन का बहुत रोल है, क्योंकि NCERT यानी 11th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, क्योंकि जब ये जानकारी आपको रहेगी तो 12th में आप इनसे उत्पन्न होने वाले कंपाउंडों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे उसमें आता है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, एमीन, एरिल एमीन, एरिल हैलाइड, तमाम सारी चीज़ें हैं जो इन्हीं सब से उत्पन्न होती हैं, एल्केनों से। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था। एक बार फिर से देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन 2 भागों में बांटा गया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, मतलब संतृप्त और असंतृप्त, जिसमें हम संतृप्त के लिए एल्केन दिए हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और CnH2n+2 फार्मूले का पालन करते हों। अनसैचुरेटेड में, जिसको असंतृप्त कहे हैं, 2 सब क्लास में बटा हुआ है, एल्कीन और एल्काइन, जिसमें एक एल्कीन है, द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, जिसका फार्मूला CnH2n होता है। नेक्स्ट है एल्काइन। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कहीं न कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड का होना अनिवार्य होता है, वो है, और इसका फार्मूला CnH2n-2 होता है, यानी कार्बन का दोगुना हाइड्रोजन और उस दोगुने हाइड्रोजन में से 2 और कम कर देते हैं। इस प्रकार से हमें एल्काइन मिलता है, यानी शुरुआत में 2 होगा, बीच वाले में 2 कम किए और लास्ट वाले में 2 कम और कर दिए, यानी कि जाते जाते हाइड्रोजन कम होता हुआ चला जा रहा है। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है, जितना ही हम असंतृप्त करेंगे उतना ही हाइड्रोजन गायब होता चला जाएगा। असंतृप्तता तभी आती है जब हाइड्रोजन गायब होता है। यहाँ हम देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन गायब हुआ था, है ना, और यहाँ पर 2 और गायब हो गया, यानी शुरुआत में
क्या था ये, C3H8 था। यहाँ 2 कम हुआ 6 बच गया, यहाँ 2 कम हुआ तो C3H4 ही बच गया। ये स्थिति आती है आसंदित्व आने के लिए, धीरे धीरे ये 2-2 करके कम होता हुआ चला जाता है। तो आप लोग हाइड्रोकार्बन देख रहे। अब आगे अभी इसमें होता है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ये बहुत सामान्य सा था, हमने हाइड्रोकार्बन कराया। ये समझिए कि एक केवल भाग है। अभी उसमें जब वर्गीकरण करेंगे एक चक्रीय और अचक्रीय में भी करेंगे। अब ये समझ लीजिए हम लोगों ने जो हाइड्रोकार्बन पढ़ा ये एलिसाइक्लिक रहा। एलिसाइक्लिक का मतलब अचक्रीय, इसमें कोई चक्र नहीं पाया गया। मतलब कार्बन एक दूसरे से बंधे हैं लेकिन साइकिल नेचर में नहीं आए हैं। कहीं पर भी देखिए, अगर इसे हम पहला मानते हैं और इसे अंतिम मानते हैं तो पहला और अंतिम कहीं ज्वाइंट नहीं हुआ है। तो अभी मौके पर हम लोग एलिसाइक्लिक हमने लिख दिया, इसको एलिफैटिक लिखना चाहिए था। ये एलिफैटिक है, गलत लिख दिया। एलिफैटिक कंपाउंड है ये। एलिसाइक्लिक कब होगा? जब साइक्लिक नेचर में आएंगे लेकिन एरोमेटिक नहीं होंगे। उसको हम आगे देखेंगे। एरोमेटिक भी पढ़ेंगे, एलिसाइक्लिक भी पढ़ेंगे, है ना। और ये हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक कंपाउंडों के अंतर्गत आ जाता है। तो आज बस इतना ही, इसे आप तैयार करते रहिए। रही बात एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक की, ये आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। अपने दोस्तों को, अपने शुभचिंतकों को यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए।